दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा इसके अंदर में मैं आप लोगों के लगभग 4 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ठीक है। तो रुपये के सिंबल को रिप्लेस कर कर जैसे इन्होंने ये वाला सिंबल डाला यहाँ पर, तो प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नमेंट चला रही है यहाँ पर सेंट्रल के अंदर में, तो यहाँ पर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया तमिलनाडु के ऊपर में। कि इतना इमोशनल सब्जेक्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब आप लोग जाओगे तो इसको लेकर यहाँ पर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे संविधान के अंदर में नहीं चाहिए। यानी कि 1950 से लेकर 1965 तक का टाइम दिया गया था हिंदी को यहां पर हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट करने के लिए। ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं आप लोगों से। यहां पर देखोगे कि पूछा गया आप लोगों से कि 8 शेड्यूल के अंदर में कौन सी लैंग्वेज आप लोगों को यहां पर नॉर्मली एक तरीके से नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहां पर डिस्कस करूंगा इसके अंदर में मैं आप लोगों के लगभग 4 टॉपिक कवर करने वाला हूं। एक टॉपिक होगा आप लोग का, जो हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज को लेकर, जो वॉर चल रही है उसको लेकर, उसके ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है। दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तीसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रुपी के सिंबल के बारे में। चौथा हम लोग फेडरलिज्म के इशू के बारे में बात करेंगे। और पांचवा भी अगर मैं बोल दूं, हालांकि इसके अंदर में इंक्लूड हो जाएगा, वो होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आज की डेट में एंगल है लैंग्वेज को लेकर वो क्या है। और इसी के साथ में इंटरनेशनल लैंग्वेज डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बेहतरीन होने वाला है, तो शानदार तरीके से आप लोग सुनते हुए चलिएगा। अभी प्रेजेंट टाइम पर जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं वो इलेक्शन की पूरी जोर तैयारी कर रहे हैं आज की डेट में। उन्होंने यहां पर फिलहाल के टाइम पर अपना जो बजट प्रस्तुत किया जाना है, उस बजट के अंदर में उन्होंने रुपये के सिंबल को रिप्लेस कर कर जो तमिल का सिंबल है वो डाल दिया यहां पर, ताकि बजट के अंदर में अपने तमिल के सिंबल को प्रमोट किया जा सके। तो इसके लेकर यहां पर ये कंट्रोवर्सी हो गई। यानी कि जो ये रुपये का सिंबल है इसको हटाकर इन्होंने क्या किया, ये जो तमिल का सिंबल है यहां पर कुछ ऐसा करके आप लोगों को तमिल का सिंबल देखने को मिलेगा। ये सिंबल इन्होंने यहां पर ये वाला सिंबल अपने बजट के अंदर में डाल दिया इन्होंने, जो रुपये के सिंबल को रिप्लेस कर कर। ठीक है। तो रुपये के सिंबल को रिप्लेस कर कर जैसे इन्होंने ये वाला सिंबल डाला यहां पर, तो प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नमेंट चला रही है यहां पर सेंट्रल के अंदर में, तो यहां पर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया तमिलनाडु के ऊपर में। यहां पर खासकर कि किस तरीके की ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इसमें यहां पर जो बीजेपी के जो मुखिया हैं तमिलनाडु के अंदर में, उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि यार जिस सिंबल को तुम रिप्लेस कर रहे हो यहां पर, वो कहीं ना कहीं अगर आप लोग साउथ में जाओगे तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन थे जिनका नाम था उदय कुमार। वो आईआईटी बॉम्बे के पोस्ट ग्रेजुएट थे और उनके द्वारा यहाँ पर ये रुपये का सिंबल जो है बनाया गया था। और वो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स से ही कनेक्टेड बंदा था, बंदा एक तरीके से देखो, मतलब इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से वो निकल कर आते थे जिनके द्वारा ये सिंबल यहाँ पर दिया गया था। इस सिंबल की खूबसूरती क्या थी, उससे पहले हमारे देश के अंदर में कभी भी हम लोग रुपी जो लिखा करते थे तो हम लोग आरएस लिख दिया करते थे। यानी कि हमारे देश के अंदर में कोई सिंबल नहीं था। जैसे नहीं कोई रिप्रेजेंटेटिव सिंगल सिंबल होता है जिसको देखकर आप लोग ये बोल दे कि हाँ यार ये तो ये है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना सिंबल है, आप लोग सिंबल देखते ही बता दोगे कि यार ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है। पर ऐसा कुछ जो है हमारे देश के अंदर में रुपये के लिए नहीं था। जबकि डॉलर का खुद का सिंबल आप लोगों को देखने को मिलता है। इवन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पाउंड है उनके सिंबल बना रखे हैं इन्होंने, यूरो के सिंबल हैं, जापानीज और चाइनीज करेंसी के सिंबल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारे पास में सिंबल नहीं था। तो उदय कुमार थे यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन, उन्होंने यहाँ पर ये सिंबल प्रस्तुत किया था। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी मर्जी से प्रस्तुत किया था, भाई उनके द्वारा एक कंपटीशन जीता गया था। ये ओपन कंपटीशन था। तो उस ओपन कंपटीशन में यहाँ पर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था और उस टाइम पर यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिंबल का इजाद किया गया था। ये जो सिंबल था यहाँ पर ये बोला गया कि जो देवनागरिक जो हमारी लेटर है यानी कि हिंदी का जो देवनागरिक है यहाँ पर, जिसको आप लोग नॉर्मली रा बोलते हो, तो रा से निकाल कर लेकर आया गया यहाँ पर, या फिर रोमन कैपिटल आर आप लोग बोल सकते हो, तो उसको यहाँ पर इंक्लूड करते हुए इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इसके अंदर में कहीं ना कहीं दो इक्वल जो स्ट्रिप आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है। तो ये बोला गया कि इंडियन फ्लैग और जो यहाँ पर एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा हमारे देश के अंदर में दो हॉरिजेंटल स्ट्रिप जो है यहाँ पर, जो टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलती है, वो हमारे देश के जो आज के डेट में बात करें इंडियन नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आती है। और दूसरी साइड में ये कहते हैं कि वो इक्वलिटी को भी प्रेजेंट कर रही है। मतलब कैसे, जैसे यहाँ पर आप लोग देखो ये तो इन्होंने लिख दिया यहाँ पर आर, ठीक है, आर लिख दिया इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर एक ये बना दिया डंडा और ये बना दिया। तो ये बताया कि ये क्या है, ये हमारे देश के अंदर में जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको, या फिर आप लोग इक्वल नहीं बोलते तो ऐसे इक्वल, तो इक्वलिटी को प्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो आप लोगों को क्या पता था इससे पहले कि हमारा जो सिंबल है वो किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट आप लोगों के माइंड में यहाँ पर क्लियर रखना है। कंट्रोवर्सी बन गई है तो आप लोगों से तो पूछेंगे नहीं तमिलनाडु में कंट्रोवर्सी किस चीज को लेकर है, तो सिंबल के बारे में इंफॉर्मेशन रखना। ये सिंबल उदय कुमार आईआईटी बॉम्बे के पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन के द्वारा
15 जुलाई 2010 में हमारे देश के अंदर में ये सिंबल जो है वो अडॉप्ट किया गया था। तो लगभग पूरे 15 साल आप लोगों को यहाँ पर हो जाएंगे इस सिंबल को रिसेंटली अभी। ये आज की डेट में फिर से कंट्रोवर्सी में आ गया है, जिसमें देवनागरिक लेटर रा और रोमन लेटर आर और इसी के साथ में इंडियन फ्लैग और इक्वलिटी के साइन को एक साथ में मिक्स कर कर ये सिंबल बनाया गया, जिसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलती है। इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे नेशनल फ्लैग का रिप्रेजेंटेटिव भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, इसीलिए ये सिंबल को आप लोग हल्के में यहाँ पर नहीं ले सकते। तो वही बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों से ये डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी इन्होंने ऐसा क्यों किया कि भाई इन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिंबल को हटाकर इन्होंने ये वाला सिंबल अपने बजट के अंदर में डाल दिया। हालांकि ये ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये नेचुरली करेंसी का सिंबल चेंज कर देंगे, क्योंकि वो पावर स्टेट के हाथ में नहीं है, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि ये नेचुरली सिंबल चेंज कर देंगे। नेचुरली सिंबल चेंज करने की पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, अगर आप लोग यहां पर देखोगे। तो इसलिए ये अपने बजट के अंदर में ये कह रहे कि हम लोग रुपये का सिंबल चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग यहां पर अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहां पर अभी इनको इतनी लैंग्वेज को याद आ रही है क्योंकि तमिलनाडु के अंदर में आने वाले हैं इलेक्शन, तो इसको लेकर यहां पर पूरा माहौल बनाया जा रहा है। और लैंग्वेज जो है वो इतना इमोशनल सब्जेक्ट है, इतना इमोशनल सब्जेक्ट है, इतना इमोशनल सब्जेक्ट है, कितना इमोशनल सब्जेक्ट है री फगुनिया, क्या बताऊं कि इतना इमोशनल सब्जेक्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब आप लोग जाओगे तो इसको लेकर यहां पर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो निकल कर आता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में जब यहां पर जो बंगाली लैंग्वेज को एक तरीके से सप्रेस कर कर पाकिस्तान ने उर्दू थोपने की कोशिश की थी, तो उस टाइम पर वहां पर बहुत ही तकड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ था। और उन लोगों ने वहां पर उस लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वहां पर लाखों लोगों की जान गंवाई थी उस टाइम पर पाकिस्तान के साथ में जो उनकी झड़प हुई थी 1971 के टाइम पर। सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि इतना इमोशनल सब्जेक्ट है ये। अगर साउथ इंडिया की थोड़ी सी आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे, जब जब यहां पर लैंग्वेज की बात आई है, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद भी हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके द्वारा जब हमारा संविधान बनाया गया, तो उन्होंने ये बोला कि यार लैंग्वेज को हम लोग एक यूनाइटेड एक तरीके से यूनाइटिंग फैक्टर लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को देख रहे थे। आज की डेट में जापानीज लैंग्वेज को आप लोग देख लो, कोरियन लैंग्वेज को आप लोग देख लो, चाइनीज लैंग्वेज को आप लोग देख लो, साथ ही साथ में आप लोग जाओगे जर्मन लैंग्वेज को आप लोग यहां पर देख लो। तो मैक्सिमम बहुत सारी कंट्री ऐसी आप लोग को देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग फ्रेंच लैंग्वेज आप लोग देख लो यहां पर, जो कि लैंग्वेज के नाम पर देश को यूनाइट करती हैं और उनकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप लोग को देखने को मिलती है जब एक लैंग्वेज देश में लोगों को यूनाइट करती है। तो हमारे देश के जो एक तरीके से फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारा संविधान तैयार किया, उनको ये लगा कि यार एक लैंग्वेज अगर हमारे देश में रहेगी तो हम लोग भी यूनाइट होंगे। पर लेकिन उनके लिए तो सही है जो हिंदी को फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या, जिनके लिए हिंदू जो जो हिंदी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, एक तरीके से एक एलियन टाइप की लैंग्वेज जिसको ना वो लिख पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल कर आया उस टाइम पर, जो साउथ इंडिया खासकर उसमें तमिलनाडु, तो उनका लैंग्वेज के साथ में काफी तगड़ा कनेक्शन देखने को मिला। तो उसके चलते यहाँ पर कई सारे लोगों की इवन जान तक गई जब यहाँ पर हमारे देश के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी इनके ऊपर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की साउथ इंडिया के अंदर में। और यहाँ तक चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि प्रोटेस्ट जो है वो उस लेवल पर देखने को मिले कि भाई हमारी कल्चर को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारे संविधान के अंदर में नहीं चाहिए, यानी कि 1950 से लेकर 1965 तक का टाइम दिया गया था हिंदी को यहां पर हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट करने के लिए 15 साल के अंदर में, ताकि देश को यूनाइट किया जा सके। पर लेकिन उसके बाद में हमारे देश के अंदर में एक अमेंडमेंट किया गया और यह बोला गया कि अब हिंदी इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी, इंग्लिश और प्लस लोकल लैंग्वेज पैरेलल में फॉलो की जाएगी और लोगों को हिंदी जो है वो लर्न करने के लिए, सीखने के लिए सपोर्ट किया जाएगा। ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इतना ज्यादा खतरनाक मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला था पास्ट में। तो ये जो पास्ट का मुद्दा था यहाँ पर, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो यहाँ पर आज की डेट में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कई सारी ऐसी चीजों को यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, इंक्लूडिंग हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पर हिंदी दिवस तक सेलिब्रेट करते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आते हैं, जो कि 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे देश के अंदर में हिंदी दिवस आप लोगों को देखने को मिलता है, ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज डे जो है वो सेलिब्रेट हम लोग करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ में अगर आप लोग जाओगे संविधान के अंदर में, तो आज की डेट में हमारे देश के अंदर में संविधान में टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है
ओरिजिनली कितनी थी जरा आप लोग बताएं यहाँ पर। तो 22 लैंग्वेज है, इसके चलते यहाँ पर तमिल लैंग्वेज भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हमारे संविधान निर्माता जो स्टार्टिंग में यहाँ पर चीजों को लेकर चल रहे थे, तो उन्होंने कोशिश थी यहाँ पर कि 14 लैंग्वेज को यहाँ पर लेकर चल रहे थे, पर लेकिन आगे चलकर संविधान में संशोधन किए गए, और ये जो संशोधन है ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना था अभी रिसेंटली, आप लोग पेपर उठाकर देखना, वो ये पूछा जा चुका है कि कौन सा संविधान संशोधन करके कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर ऐड की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर हमारे देश में जब 14 लैंग्वेज थी, फिर सिंधी ऐड की गई यहाँ पर 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इंक्लूडिंग याद रखना नेपाली इसके अंदर में है, ठीक है, और उर्दू भी इसके अंदर में है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो वीडियो थी उसमें क्या दिखा रहे थे वो, कि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सब कुछ पाकिस्तान की करेंसी के अंदर में उर्दू में लिखा हुआ है, पर लेकिन वो पाकिस्तान का एक एंकर था, वो कह रहा है कि हम लोग कैसे यूनाइट होंगे जब हम लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। भारत के अंदर में तुम लोग जाके देखो आज के डेट में, भारत के अंदर में वो अपनी जो करेंसी है उसके ऊपर में 22 की 22 लैंग्वेज में वो उस पर्टिकुलर रुपी को यहाँ पर लिखते हैं बेसिकली। यानी कि हमारे देश के अंदर में आज की डेट में इतनी यूनिटी है कि हम लोग हर एक लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं और सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो इस लेवल पर आप लोग चीजें समझ सकते हैं। इवन नेपाली लैंग्वेज सोचो, हम लोग मतलब बहुत सारे अच्छे रिलेशन हमारे नेपाल के साथ में हैं। कई सारे लोग खासकर यूपी, बिहार और बॉर्डर के एरिया में नेपाली लैंग्वेज इसलिए फॉलो की जाती है कि बहुत सारे रिलेशन हमारे देखने को मिलते हैं, कई सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, इंक्लूडिंग हमारी आर्मी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए नेपाली को भी इंक्लूड कर लिया। तो इतने हम लोग एक तरीके से खुले दिल के आदमी हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि 92 सेकंड अमेंडमेंट करके यहाँ पर 2003 में यहाँ पर इसको लेकर आया गया। यहाँ पर 71 अमेंडमेंट 1992 में यहाँ पर इसको लेकर आया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर 92 है और यहाँ पर भी 92 है, इनको कनेक्ट कर याद रखना दोनों को थोड़ा सा, ताकि आप लोग का एक पैटर्न बन जाए और आप लोग उसको भूलो ना, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। किसी भी देश के अंदर में इतनी लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को रुपी के अंदर में देखने को नहीं मिलेगी, जितनी लैंग्वेज हमारे देश के अंदर में रुपी के ऊपर में लिखी गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है अगर चीजों को आप लोग ध्यान से देखोगे। तो क्यों ना आज की डेट में यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं रुपी के सिंबल के बारे में, तो ये सिंबल जो है इसको यहाँ पर अगर ये रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब से पहले इन्होंने इसका इस तरीके से हरकत नहीं की थी, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आप लोगों से, यहां पर देखोगे कि पूछा गया आप लोगों से कि 8 शेड्यूल के अंदर में कौन सी लैंग्वेज आप लोगों को यहां पर नॉर्मली एक तरीके से नहीं देखने को मिलती है। तो नोट आप लोग यहां पर याद रखना। तो यहां पर ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। ऑलरेडी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये जो 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ये यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुकी है। तो किस पर्टिकुलर देश की वजह से यहां पर ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इनको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, फिर से कह रहा हूं मैं, वरना फिर दिक्कत में होगी बात। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इवन एक क्वेश्चन और पूछे जा चुके हैं लैंग्वेज को लेकर यहां पर, ये हालांकि क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर क्वेश्चन था आप लोगों का। तो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर। तो लैंग्वेज के लेकर यहां पर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग स्टार लगा सकते हैं। और पेन टाइम पर तो कंट्रोवर्सी की वजह से और स्टार बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका मुद्दा, रुपए का मुद्दा हो गया, लैंग्वेज का मुद्दा हो गया। अब चलते हैं एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में, जो कि हमारा नेक्स्ट पड़ाव आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर पूरा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कहां से हो रही है, अब उसके बारे में बात करते हैं। हमारे देश के अंदर में अगर एजुकेशन को आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है, तो दोस्तों एजुकेशन जो है वो एक तरीके का कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट मतलब समवर्ती सूची में आता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेंटर यानी कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एजुकेशन पर काम कर सकती है। तो इसके लिए हमारे देश के अंदर में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आती है। इसको क्यों लेकर आती है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेट क्यों नहीं लेकर आती है, ये आप लोग ऐसे समझ लो जैसे इंटरनेशनल लेवल पर कोई कानून हम लोग को बनाने, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर यूनाइटेड नेशन जो है वो एक फ्रेमवर्क दे देता है, और भाई फिर सारे देश अपने हिसाब से उस फ्रेमवर्क में से अच्छी अच्छी चीजें उठाकर अपने अपने कानून बना लेते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही रहता है। भाई हमारे देश के अंदर में जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक फ्रेमवर्क दे दिया उसने, भाई उसके बेसिस पर तुम शानदार तरीके से देश के अंदर में चीजों को फॉलो कर लो यहाँ पर। तो इसके अंदर में इन्होंने क्या डाला, जो सबसे टफ चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो जिसको लेकर यहाँ पर ये बवाल हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने एनकरेज किया
कि भाई साहब जो स्टूडेंट है, बच्चे खासकर अप टू द 5th क्लास यहाँ पर, उनको रीजनल लैंग्वेज आप लोग यहाँ पर सिखाओ, एडिशनल में उनको यहाँ पर मदर टंग और इंग्लिश लेकर चलो यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, हम हिंदी को लेकर यहाँ पर नहीं चलेंगे, हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे इंग्लिश को और तमिल को। तमिल अपनी माँ, तमिल हमारी लैंग्वेज है। आप लोगों ने देखा शाहरुख खान की मूवी थी चेन्नई एक्सप्रेस, तो उसमें दिखाया भी गया है यहाँ पर तमिल को लेकर। शाहरुख खान कहता है तमिल मेरी माँ, कह रहा है कि क्या कह रहा है, तमिल मेरी माँ तो ये है। तो उसको समझ में नहीं आई थी तमिल, ठीक है। तो वो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो राइटर भी तमिलनाडु का थोड़ा फेवर कर रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने बोला कि जो थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर अभी हम लोग बोल रहे हैं कि बच्चों को लेकर चलनी चाहिए और उसको कंपलसरी लेकर चल रहे हैं। आप लोग एक बार सिचुएशन तो देख लो यहाँ पर। तो इन्होंने दोनों चीजों को बताने की कोशिश की गई है। तो आर्टिकल इसलिए बेहतरीन है क्योंकि इन्होंने बोला कि अगर थर्ड लैंग्वेज को लेकर चलते हैं तो क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, और थर्ड लैंग्वेज को लेकर चलेंगे तो क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। और ये होता है एक बेहतरीन तरीके का टॉपिक जिसमें अगर किसी को डिस्कस भी आप लोगों को करना हो कि भाई साहब आप लोगों से इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि भाई लैंग्वेज का क्या फायदा और क्या नुकसान है, क्यों लैंग्वेज को लेकर चल रहे हो, या प्रीलिम्स के अंदर में वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, तो आप लोग इन चीजों को समझ पाओगे जब दोनों टाइप की चीजें आप लोगों के पास में होती है कि कोई इसके पॉजिटिव में है और कोई इसके अपोजिट अपोजिट में है। तो आप लोगों को दोनों चीजें यहां पर अच्छे से इंप्लीमेंट होती नजर आएगी, तो इसलिए समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले कि भाई क्यों नहीं हम लोग को किसी भी चीज को फोर्स करना चाहिए। देखो आज की डेट में आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो, मैं आप लोगों को फोर्स कर रहा हूं क्या? आप लोगों को घर से पकड़ पकड़ के लेके आ रहा हूं, बैठा रहा हूं आप लोगों को यहाँ पर कि बैठो पढ़ो, जबरदस्ती आप लोगों को पढ़ना है। मैं यूट्यूब पर आता हूं, वीडियो लाइव करता हूं, जो भी इंटरेस्टेड है, जिसको भी लग रहा है कि यार मुझे कुछ नया सीखना है, अपना आपको अपग्रेड कर रहे हैं, पूरा न्यूज़पेपर का एनालिसिस एक तरीके से कवर कर रहे हैं, आज का अपने ड्यूटी कंप्लीट करनी है, तो वो वाली चीज आप लोगों के मन में आती है। इसलिए जो भी बच्चा सीरियस अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो वो तुरंत जो है यहाँ पर टाइम से आके अपने लेक्चर देखना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है? इसको कहते हैं वॉलंटरी काम करना। यानी कि मैंने जबरदस्ती नहीं किया आप लोग यहाँ पर आओ कि आप लोग यहाँ पर इस तरीके से मेरे साथ में कनेक्ट हो। तो ये वॉलंटरी होता है, और वॉलंटरी जो काम होता है वो इंसान दिल से करता है। पर लेकिन जब इंसान को थोपा जाता है कोई काम करने के लिए, वो जबरदस्ती होती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण दूंगा जो आप लोग के एग्जाम में भी काम आएगा। फंडामेंटल राइट जो है उनको हम लोग कई बार नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हो। इसलिए फंडामेंटल राइट जो है वो नेगेटिव वाइब देते हैं, क्योंकि वो सरकार को रोकते हैं कुछ ना कुछ करने से। वो आप लोग के लिए तो पॉजिटिव है क्योंकि आप लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, पर लेकिन सरकार के लिए नेगेटिव है। पर लेकिन अगर बात करूं डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशकता, तो इनको पॉजिटिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का मन है तो वो करेंगे, नहीं मन है तो वो नहीं करेंगे। उसको जबरदस्ती थोप नहीं सकते, कोर्ट में लेके नहीं जा सकते आप लोग यहाँ पर, ठीक है। कौन से पार्ट में आते हैं जरा दोनों बताइए, देखता हूं कौन कौन बताते हैं। दोनों कौन से पार्ट में आते हैं ये बताइए, ठीक है। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो फंडामेंटल राइट जो है वो यहाँ पर नेगेटिव वाइब्स देते हैं, जैसा मैंने आप लोग को बताया। ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई वॉलेंट्री कर रहा है तो वो चीजें आप लोग को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो वॉलेंट्री चीज यहाँ पर आप लोग को ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए राइटर बोल रहे हैं कि अगर आप लोग किसी चीज को कंपलसरी बना रहे हो तो आप लोग उनको बोल रहे हो जबरदस्ती कि तुमको ये फॉलो करना है। और इसके चक्कर में क्या होता है, दूसरी चीजें जो है वो दांव पर लग जाती हैं। जैसे हमारे देश के अंदर में संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत चीज संविधान के अंदर में डाली, और वो है हमारे देश के अंदर में फेडरलिज्म का सिस्टम और डाइवर्सिटी। मतलब हमारा संघवाद का ढांचा। संघवाद का ढांचा क्या बोलते हैं कि जैसे घर में आप लोगों को कोई काम कर रहे हैं तो मम्मी पापा बाबा दादी सबको मिलकर डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं होगा दादाजी ने बोल दिया ये कर लो या पापा जी ने बोल दिया ये कर लो, वही सब फॉलो करेंगे। मतलब मिलकर काम करो भाई साहब, एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के कंसेंसस के साथ में हम लोग मिलकर काम करेंगे। अगर सही होगा तो काम करेंगे और नहीं सही होगा तो हम लोग उस चीज को छोड़ देंगे। तो ये क्या है? ये है कि मिलजुल कर यारी दोस्ती में चीजों को आगे लेकर चलना। पर अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर ये गलत हो रही है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1, अभी हमारे देश के अंदर में कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि कई सारी ऐसी हमारे देश के अंदर में रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिन रिपोर्ट के चलते ये देखने को मिलता है कि बच्चे आज की डेट में इतना वर्कलोड है उनके ऊपर में कि जो पढ़ाया जाता है वो उसी को नहीं सीख रहे हैं, और तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर। पांचवी क्लास के बच्चे जो हैं वो तीसरी और दूसरी क्लास की जो है प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पा रहे हैं। अगर पांचवी क्लास में बच्चा बैठा हुआ है तो वो प्रॉपर अपनी लोकल लैंग्वेज तक नहीं पढ़ पा रहा है, उसको लोकल लैंग्वेज पढ़ने के लिए बोलो, उसमें वो हेजिटेट हो रहा है, और आप लोग कह रहे हो कि उसको एक नई लैंग्वेज सिखा दो, एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज यहाँ पर। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ही एक टॉर्चरिंग चीज होगी बच्चे के लिए, जो कि उससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। तो आप लोग उसको कंपलसरी तो मत फोकस करिए। आप लोग ये बोलिए कि ऑल्टरनेटिव में क्या सीखना चाहते हो, तो वो आप लोग ऑल्टरनेटिव रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
दूसरा यहाँ पर रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स की बात की जा रही है। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे आप लोगों को राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर पॉपुलेशन तो पूरी भर भर कर है। यहाँ पर ठीक है, मिनी इंडिया है ये अपने ही आप में दोनों ही स्टेट पर, लेकिन क्वालिटी टीचर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। क्वालिटी टीचर का मतलब यहाँ पर यह कि टीचर के बारे में अगर वीडियो देखोगे इतनी सारी वायरल होती है आज की डेट में बिहार और उत्तर प्रदेश से, जिसको देखकर इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाए कि भाई क्या एजुकेशन लेवल है, यहाँ पर क्या चल रहा है। वहां पर एक टीचर है गवर्नमेंट भाई साहब, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने खेतों में जाकर अपने काम कर रहे हैं, उनकी जगह कोई ट्यूटर बैठा हुआ है 400-500 या 4-5 हज़ार रुपए का जो उनकी जगह पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जहां स्कूल है वहां पर अलग ही कहानी चल रही है, मिड डे मील स्कीम जो है वो प्रिंसिपल खा जाता है, तो पता नहीं क्या क्या कहानी वायरल होती नजर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लड़का और लड़कियों के लिए टॉयलेट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पर कई स्कूलों में छत तक आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, और आप लोग कह रहे हो कि वहां पर एक और प्रॉपर टीचर डाला जाए जो कि एक नई लैंग्वेज यहाँ पर सिखाए। 3 लैंग्वेज के फॉर्मूले में फिर वहां पर भी एक नई लैंग्वेज आप लोगों को सिखानी पड़ेगी। तो जहां पर आप लोग प्रॉपर क्वालिटी के टीचर नहीं लेकर आ पा रहे हो, इतने लार्ज स्केल पर एजुकेशन लेवल में बवाल है, वहां और बर्डन डाल रहे हो यहाँ पर उनके ऊपर में, तो क्या ये सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिटिकल और कल्चरल कंसर्न आता है। भाई तमिल जो है और यहाँ पर जो दूसरे स्टेट है जो कि हिंदी नहीं बोलते हैं, उनको इस डर, उस चीज का डर है एक तरीके से। अगर उनके मन में उस चीज को लेकर डर है तो यार आप लोगों को यहां पर उनके डर को और उनके ऊपर में इंपोज करना ये सही तरीका नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा आज की डेट में डर रहा है कि यार मुझे ना पॉलिटी समझ में नहीं आती, मुझे ना ज्योग्राफी समझ में नहीं आती, मुझे ना हिस्ट्री समझ में नहीं आती, मतलब उसको डर लग रहा है यहाँ पर, तो आप लोग क्या करोगे, उसको कमरे में बैठाकर डंडा लेकर बैठ जाओ, ऊपर तलवार लटका दो, सामने किताब रख दो और कि पढ़ो पढ़ो, क्या पढ़ लेगा वो। आप लोगों ने हमेशा एक बात मेरे मुंह से सुनी होगी, मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि प्यार और पढ़ाई ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको आप लोग किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं करा सकते। आप किताब देकर उसके हाथ में बैठा तो दोगे, पर लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा और हाथ में किताब होगी, वो पढ़ेगा नहीं। किताब क्या कर लोगे यहाँ पर उसको, आप लोग उसके मुंह में खाना तो डाल दोगे पर लेकिन वो मुंह चलाकर उसको चबाएगा नहीं, क्या उसको अंदर ठूसोगे डंडी से, तो कैसे कर लोगे आप लोग यहाँ पर। तो वो समझने वाली बात होगी, पर प्यार से बोलोगे तो इंसान मिर्च भी खा लेगा बैठकर आराम से, उसको भले ही कितना तीखा लग रहा हो। मैंने कई बार आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में दिखाया जाता है कि भाई साहब कोई फेवरेट हीरोइन है, उसने खाना बनाया और भाई खाना इतना गंदा था जिसकी कुछ हद नहीं है, पर फिर भी वो प्यार में खा गया। तो प्यार में इंसान जो है वो जहर की घूंट भी पी लेता है। ठीक है, तो प्यार से खिलाओ तो उसको कुछ भी खिला लो, ठीक है, पर लेकिन अगर जबरदस्ती खिलाओगे, वो नहीं, प्यार से खिलाओ तो गोबर खा लेंगे और जबरदस्ती खिलाओ तो भाई साहब खाएंगे नहीं रसमलाई भी। ठीक है, तो वो वाली बात है, तो इमोशनलिटी वाली बात यहां पर आ जाती है। तो इसलिए बोला गया कि अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हो बच्चों को सही तरीके से लेकर चलना, तो प्यार से लेकर चलो और स्टेट को भी प्यार से लेकर चलो। ये बातें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसमें अगर फायदा क्या होगा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर आते हैं तो भाई बच्चों की जो कॉग्निटिव स्किल है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी कि थर्ड लैंग्वेज अगर सीख रहा है तो आप लोग ऐसे समझो, मैं आप लोग को एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा यहाँ पर, आप लोग ये खुद भी इंप्लीमेंट करना, और घर में कोई छोटा भाई हो या कोई बहन हो या फिर कोई इस तरीके से आसपास में कोई बच्चा हो जिसको आप लोग चाहते हैं उसकी लाइफ इंप्रूव हो, उसको ये बोलो कि डेली कुछ ना कुछ नई चीज सीखे, भले ही एक वोकैबुलरी सीखे नहीं, भले ही कोई एक नई चीज कुछ भी सीखे। आप लोग ऐसे बोलो कि जैसे कि डेली आप लोग जब ब्रश करते हो तो कौन से हाथ से ब्रश करते हो, तो नॉर्मली राइट हैंड वाला बंदा राइट हैंड से ब्रश करेगा, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड से ब्रश करेगा। आज अपना ब्रश करने का पैटर्न चेंज कर दो। रीजन क्या है, आप लोग अगर ऐसा छोटा सा काम भी करोगे तो जो आप लोग का जो माइंड है वो आप लोग का माइंड तुरंत चीजें पकड़ लेता है। जैसे कभी आप लोग नेल काटना आपने, तो एक चीज फील करोगे, नेल कटर जब भी आप लोग हाथ में लोगे तो आप लोग को एक चीज फील होगी कि अगर आप लोग लेफ्टी हैं तो आप लोग पहले अपना लेफ्ट हैंड में नेल कटर पकड़ोगे और राइट हैंड के नेल काटोगे, और अगर आप लोग राइट ही हैं यानी कि आप लोग सीधा हाथ यूज करते हैं तो आप लोग राइट हैंड में नेल कटर पकड़ोगे और पहले लेफ्ट हैंड के नेल काटोगे। ये नेचुरल है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे माइंड में पैटर्न बने हुए हैं। तो आप लोगों को ये पैटर्न डेली डेली ब्रेक करने सीखने चाहिए कि नहीं यार आज ना भले ही मैं लेफ्ट हूं पर लेकिन आज मैं राइट हैंड से नेल कटर पकड़ूंगा पहले और नेल काटूंगा यहाँ पर। तो ये चीज से क्या होगा, आप लोग के जो प्री डिफाइंड पैटर्न बने हुए हैं आप लोग के माइंड में वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे और नई चीजें अडेप्ट करने के लिए आप लोग तैयार हो जाओगे यहाँ पर। तो इससे क्या बढ़ेगा, इससे आप लोग की लर्निंग स्किल बढ़ेगी। कुछ भी नया सीखना होगा तो आप लोग का माइंड जो है वो हेजिटेट नहीं करेगा, आप लोग इमीडिएटली उस चीज को सीखना स्टार्ट कर दोगे। तो ये पैटर्न ब्रेक करने पड़ेंगे आप लोगों के माइंड के, अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर कल को बैठोगे तो हाँ, तो डेली कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, तो आप लोग को ये ऑलरेडी सीखने स्टार्ट कर देने चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी यहाँ पर, भाई यूनिटी को प्रमोट करेगा, जो हमारे फ्रीडम फाइटर भी चाहते थे, ये चीजें देखने को मिलेगी। और फ्लेक्सिबल इंप्लीमेंटेशन अगर रहेगा यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि भाई 2 ही लैंग्वेज यही लेनी है, 22 लैंग्वेज में से भी अगर कोई चूज कर ले जो 8वें शेड्यूल के अंदर में, तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं हम लोग इन चीजों को लेकर चल सकते हैं, पर लेकिन कई सारे चैलेंज भी हैं। जैसे कि हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट होते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमम मैं बता दूं आप लोगों को, वो हिंदी की जगह संस्कृत को ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि संस्कृत जो है वो ज्यादा कल्चरल फुल लैंग्वेज है हमारे देश के अंदर में, तो संस्कृत चूज करते हैं थर्ड लैंग्वेज में। आप लोगों को बता दूं एज कंपेयर टू हिंदी, यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग राज्य के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और साउथ इंडिया के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें नजर आएगी। तो ये एक आप लोग चीज समझ सकते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत जो है यहाँ पर उसको लेकर भी कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि आज की डेट में संस्कृत अगर देखो तो एक कल्चर लैंग्वेज है काफी शानदार, संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे कंफर्टेबल लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, तो क्रिटिक जो है वो कई बार आर्ग्यू करते हैं कि प्रमोट संस्कृत को किया जा रहा है ओवर रीजनल लैंग्वेज। कई बार हम लोग बहुत सारी कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं इन चीजों को लेकर, पर हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं करते। हम लोग किस चीज से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन हिंदी स्टेट है जैसे तमिलनाडु हो गया, ठीक है, वो हिंदी को हमेशा अपोज करते हुए नजर आते हैं। वो संस्कृत पढ़ा देंगे पर हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका हिंदी को लेकर पहले से एक नेगेटिव नैरेटिव बना हुआ है। तो उसको लेकर यहाँ पर वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर ऐसा लगता है कि कोई थोप रहा है चीजों को लेकर आकर। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि यार अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हो इन चीजों को इंप्रूव करना, एक तो नो कंपलसेशन, यानी कि किसी के ऊपर में कंपलसेशन आप लोग ने मत लगाओ। ठीक है ना, अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग जो राज्य है यहाँ पर वो लर्न करना चाहते हैं हिंदी, या हिंदी स्पीकर जो है उनको एक तरीके से आप लोगों को बोलना चाहिए कि ऐसा आप लोग बोल सकते हो। जो पॉजिटिव चीजें मुझे लग रही है कि भाई उनको अगर आप लोग चाहते हो कि वो हिंदी सीखें, तो आप लोग भी एटलीस्ट तमिल को सीखो फिर यहाँ पर। ठीक है, तो हिंदी स्पीकर जो है उनको भी सदर्न लैंग्वेज या फिर हमारे देश की जो ईस्टर्न लैंग्वेज है, खासकर हमारे जो एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है, तो वो लैंग्वेज हमको भी सीखनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग उनको बोल रहे हो कि यार तुम तो हमारे त्योहार सेलिब्रेट कर लो पर हम तुम्हारे त्योहार सेलिब्रेट नहीं करेंगे। यानी कि ऐसा हो गया कि एक को बोल दो तुम भाई साहब ईद सेलिब्रेट कर लो पर हम लोग होली सेलिब्रेट नहीं करेंगे। क्यों भाई, तुम ईद भी सेलिब्रेट करो और हम होली भी सेलिब्रेट करेंगे, हम ईद भी करेंगे तुम भी होली सेलिब्रेट करो। तो ये कितना बेहतरीन चीज होगी। इसमें ये भी नहीं लगेगा यार ये हमारे साथ में कोई गलत काम कर रहे हैं। तो ये वाला पैटर्न जो है वो राइटर का मुझे बड़ा पसंद आया। ठीक है, तो इसको आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हो। तो ये बड़ी खूबसूरत आप लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में एजुकेशन सिस्टम को जो चीज स्ट्रॉन्ग बनाए उसके ऊपर में फोकस करो, ना कि आप लोग पॉलिटिक्स यहां पर किए जा रहे हो। यहां पर आज की डेट में जिस दिन तमिलनाडु में इलेक्शन हो जाएंगे भाई साहब, उस दिन के बाद में ये लैंग्वेज का मुद्दा उठेगा ही नहीं, फिर सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो ये चीजें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो ये समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। एजुकेशन जो है हमारे संविधान में कौन किन लिस्ट में आता है, अब ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये होता है हमारे पर्टिकुलर, ये सारे आर्टिकल मैंने यहाँ पर कवर कर लिए। अब आप लोगों का क्या क्या कवर हो गया यहाँ पर, मैंने सिंबल भी आप लोग कवर कर लिया कि सिंबल को लेकर मुद्दा क्या है। मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कवर कर ली, सेंटर और स्टेट के रिलेशन क्या है एजुकेशन को लेकर वो कवर कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंगल क्या है एजुकेशन को लेकर वो कवर कर लिया, और इंटरनेशनल एंगल क्या है। ये सारे अलग अलग टॉपिक हैं जो कि आप लोग यहाँ पर अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और अगर कल को चलकर लिखने के लिए भी आए कुछ फेडरलिज्म के मुद्दे के ऊपर में, तो वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन के बारे में लिखने के लिए आए वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी के सारे पॉइंट जो हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सारे टॉपिक जो हैं वो माइंड में क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोनो समस्या कोनो कोनो परेशानी भाया होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, चले आगे।